हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज के इस क्रम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईएनजी सेकेंड सेमेस्टर का ईएनजी पेपर कोड 104 जो बीए ऑनर्स के सिलेबस में पेपर कोड ईएनजी 102F का पार्ट है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोनेट सीक्वेंस। इसके ऑप्शंस है हेमलेट, एमोरेटी, इन मेमोरियम एंड एरियोपेजिटिका। तो दिए गए ऑप्शंस में एमोरेटी जो है वो एक सोनेट सीक्वेंस है जिसे एडमंड स्पेंसर ने 1595 में पब्लिश किया था और एक 89 सोनेट का सीक्वेंस है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एमोरेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीबी सेलेज वेल नोन पोएम एडोनिस इज एन। तो यहाँ पे जो है पीबी सेले के पोएम एडोनिस का जॉनरा पूछा है। तो इसका जो जॉनरा है वो पास्टल एलेजी में लिखा गया है। तो हमारे ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है वो पास्टल एलेजी है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्टल एलेजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एपिक ट्रेडिशनली हैज़। इसके ऑप्शंस हैं इन्वोकेशंस, प्रोवोकेशंस, लो कैरेक्टर्स एंड नन ऑफ दीज। सो जो एपिक होता है वो एपिक का जो स्टार्ट होता है वो म्यूज़ के इन्वोकेशन से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो इन्वोकेशन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वोकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट बलाड। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं बलाड के बारे में। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ सॉन्ग। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि बलाड जो है एक सॉन्ग फॉर्म होता है पोइट्री का। ऑप्शंस बी, ओरिजिनली इट वाज मीन टू बी ट्रांसफर्ड ओरली फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि बलाड जो एंशियंट टाइम में बलाड लिखे जाते थे वो रिटन फॉर्म में न होके जनरेशंस टू जनरेशंस जो है वो ओरली ट्रांसफ़र किया जाता था। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी है ओरिजिनली इट इज़ यूज टू बी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द एलिट। तो ये ऑप्शन हम लोगों का इनकरेक्ट है क्योंकि ये एलिट क्लास के लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होके हर एक क्लास के लोगों के लिए बनाया जाता था। तो ये जो है ऑप्शंस इनकरेक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ओरिजिनली इट यूज टू बी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द एलिट। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स एक फॉर्मेट होता है पोएट्री लिखने का जो पेंटामीटर लाइंस में लिखे जाते हैं और ये आयम्बिक पेंटामीटर जो एक दूसरे से लाइन करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाइन्थ लाइन ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा इज कॉल्ड। स्पेंसर ने खुद एक फॉर्मेट यूज किया था अपनी पोइट्री के लिखने के लिए जिसमें 9 लाइन होते थे और 9वां लाइन जो होता था आयम्बिक हेक्सामीटर में होता था जिसमें 6 लाइन होते थे, 6 फीट होते थे और 12 सिलेबल्स होते थे और उस 9th लाइन को जो है हम लोग एलेक्जेंड्राइन बोलते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेक्जेंड्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, a terza rima in the rhyming verses form in which the poem or each poem sections contain of। तो इसमें जो ऑप्शन है 3 लाइन स्टेंजा, ऑप्शन बी 4 लाइन स्टेंजा, ऑप्शन सी 7 लाइन स्टेंजा एंड ऑप्शन डी 8 लाइन स्टेंजा। तो स्टूडेंट टेरेजा रीमा जो होता है वो पोएट्री लिखने का एक स्ट्रक्चर है, एक स्टेंजा है जिसमें 3 लाइन के स्टेंजा होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 लाइन स्टेंजा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर इज नॉट टाइम फूल्स। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें ऑप्शंस ए है लव, बी लॉस्ट, सी टाइम एंड डी टाइड। तो स्टूडेंट ये विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 116 से लिया गया है जिसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसमें ये लाइन लिखा हुआ है लव्स नॉट टाइम फूल्स।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर हैव द फॉलोइंग लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश लव इज नॉट लव विच अल्टर्ड व्हेन इज अल्टरेशन फाइंड। सो इसमें ऑप्शंस हैं एनएससी एंड मैन, ऑप्शन बी डेफोडिल्स, ऑप्शन सी लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एंड ऑप्शन डी द सन राइजिंग। सो जो गिवन लाइन्स हैं ये लाइन फिर से विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 116 से लिया गया है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 10वें क्वेश्चन पे देख लेते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज शेक्सपियर सोनेट नंबर। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड ये शेक्सपियर का सोनेट है और इसका नंबर जो है 116 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉड हिज वेरी वे। सो गिवन लाइन में जो कह रहा है कि प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉड हिज वेरी वे, वेरी जो वर्ड यूज हुआ है वो ओरिजिनली यूज हुआ है प्लाउमैन के लिए, बट एज एडजेक्टिव ये सिग्निफाई कर रहा है वे को। तो यहाँ पे जो है जो एडजेक्टिव स्पेशली जिसके लिए यूज हुआ है उसके पास न होके किसी अदर वर्ड को सिग्निफाई कर रहा है, इसलिए यह एक ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। थॉमस ग्रेस एलेजी इज सेड टू बी इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। जी स्टूडेंट, जो थॉमस ग्रे की जो एलेजी है, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसको लिखा है थॉमस ग्रे ने, ये डेडिकेटेड है उनके एक फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट का। तो हमारे ऑप्शंस में ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो है रिचर्ड वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जॉन डन बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ पोएट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप। सो जॉन डन जो है एक पोएटिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो 17वीं सेंचुरी का बहुत ही फेमस एक ग्रुप था पोएट्स का, जिसे मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता है। और इस ग्रुप के जो फादर हैं, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, वो स्वयं जॉन डन को ही माना जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटाफिजिकल पोएट। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज और वर्ड डज द पोएट नॉट यूज फॉर एड्रेसिंग द सन इन द पोएम द सन राइजिंग। तो ये जो पोएम है द सन राइजिंग, इसे लिखा है ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने। और इसमें जो सन को डिफरेंट वर्ड से वो जो है पुकारते हैं, जिसमें वो सन को बिजी, ओल्ड, फूल भी बुलाते हैं, अनरूली भी बुलाते हैं एंड सॉर प्रेंटिसस भी बुलाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ससी पेडांटिक फ्रेज, जो कि वर्ड जो है सन के लिए नहीं यूज किया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ससी पेडांटिक फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। हु अकॉर्डिंग टू द पोएम द सन राइजिंग शुड नॉट बी अवेकेंड एंड अल्टर्ड बाय द राइजिंग सन। इस लाइन में पोएट ये कहना चाहता है कि जो इसके पोएट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो सन राइजिंग जो है वो किसे न डिस्टर्ब करे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है द लेट स्कूल बॉय, जो कि इसमें सन को बोला गया है कि यहाँ जाके लेट स्कूल बॉय को जो है आप जो है डिस्टर्ब करें। ऑप्शन सी में द कंट्री आंट को भी ऐसा बोला गया है। ऑप्शन डी द पोर्ट्स हर्ट्समैन को भी बोला गया है। बट इस क्वेश्चंस में जो ऑप्शन ए है द लवर्स, वो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें राइटर जो है लवर्स को डिस्टर्ब न करने के लिए बोला है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द लवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इन द पोएम द सन राइजिंग क्लेम्स टू एक्लिप्स द पावर ऑफ द सनबीम। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चंस में ये कहना चाहता है कि पोएम के अकॉर्डिंग कौन है जो सन की रोशनी को भी जो है एक्लिप्स कर सकता है, घेर सकता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं द हर्ट्समैन, द स्पीकर, द लेट स्कूल बॉयज, एम्बिटर्ड
ट्रेनेज। तो इसमें जो लवर्स हैं, जो स्पीकर खुद बताता है, वो जो कहता है कि वो सन को एक्लिप्स कर देगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है द स्पीकर, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप्स वर्क एस्से ऑन मैन इज एन। सो स्टूडेंट, इसमें जो टाइटल है एस्से ऑन मैन, ये ओरिजिनली एक टाइटल है पोएम का, ना कि एक एस्से का। तो इसका जो जानना है वो एक पोएम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पर्टिकुलर एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डज अलेक्जेंडर पोप बिलोंग टू। तो इस क्वेश्चन में अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो किस एज से बिलोंग करते हैं, ये पूछा गया है। तो अलेक्जेंडर पोप जो है वो न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन्ड है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। कीट्स पोएम ओड टू नाइटिंगेल प्राइमरली फोकसेस ऑन। सो स्टूडेंट, कीट्स पोएम ओड टू द नाइटिंगेल जो है वो फ्लीटिंग एंड पासिंग टाइम्स पे बेस्ड है। इस पोएम के अनुसार जो टाइम है वो कंटिन्यूस जो है पास हो रहा है, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, हाउ प्लेजर आर फ्लीटिंग एंड लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें जो होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अदर ऑप्शंस जो हैं वो इस पोएम में डिस्कस नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। फिल इन द गैप इन द फॉलोइंग लाइन्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। माई हार्ट एज एंड अ ड्राउजी नम्बनेस पेन, माई सेंस एज थॉट ऑफ आई हैड ड्रंक। तो इसमें जो डैश नंबर्स हैं, सो ये जो लाइन्स जो हैं वो ओड टू द नाइटिंगेल से लिया गया है, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने, और इसको पब्लिश कराया गया था 1819 में। इसमें बोला है माई सेंस एज दो डैश आई हैड ड्रंक। तो यहाँ पे जो है पोइट अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। तो इसके लिए जो करेक्ट फीलिंग्स होगा वो होगा हेमलॉक। उसको ऐसा फील होता है कि उसके अंदर इतना पेन है जैसे कि उसने हेमलॉक पॉइजन को ही पी लिया हो। हेमलॉक वो पॉइजन है जिसको दे के सोक्रेटिस को मारा गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमलॉक। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। वेयर डज द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ क्लेम टू सी अ क्राउड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। सो इसमें ऑप्शन है बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज, और ऑप्शन नंबर डी जो है बोथ ए एंड बी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो गोल्डन डैफोडिल्स देखे थे वो बिसाइड द लेक और बीनीथ द ट्रीज देखे थे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पोएम ऑफ अ मीन फॉर अ पर्सन और पीपल इज नोन एज। इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि एक ऐसा पोएम जो किसी पर्सन्स के लिए लिखा जाए तो उसे क्या बोला जाता है। तो ऐसा पोएम जो किसी स्पेसिफिक पर्सन्स पे बेस्ड हो वो एलेजी होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट। तो दिए गए ऑप्शन में जॉन डन जो हैं ये एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, हर्बर्ट और मार्वल ये भी मेटाफिजिकल पोएट हैं। जो ऑप्शन बी है जॉन ड्राइडन, ये मेटाफिजिकल पोएट ग्रुप से नहीं आते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। द एलिमेंट ऑफ पिंडारिक ओड वेयर। तो पिंडारिक ओड एक टाइप है ओड का जिसमें स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड तीनों पाए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25। स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज अ। सो स्पेंसर का जो फेरी क्वीन है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है एलेगरी का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, एलेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंशिएंट ग्रीक एपिक इलियड एंड ओडिसी आर कंपोज्ड बाय। सो जो एंशिएंट ग्रीक एपिक है इलियड एंड ओडिसी, ये एक बहुत ही फेमस ग्रीक राइटर होमर के द्वारा जो है कंपोज किया गया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमर। क्वेश्चन नंबर 27। अ स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ। सो जो स्पेंसर
अपने लिए स्पेशल स्टेंजा यूज करते थे, उसमें टोटल जो है 9 लाइन होते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 9 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑक्टेव एंड सस्टेट आर रिलेटेड टू। तो ये जो ऑक्टेव एंड सस्टेट है, ये दो पार्ट्स होते हैं एक सोनेट के, जिसमें ऑक्टेव जो है किसी भी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करता है और सस्टेट जो है वो प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है। तो ये ऑप्शंस जो है वो रिलेटेड है सोनेट से, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, हु इज अ फेमस पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो जैसा हमारे सिलेबस में मेंशन है कि जो इस ऑप्शंस में दिए हुए हैं विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड एंड कार्लाइल। तो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो फेमस हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के को लिखने के लिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। 30, what far does the phrase the invincible hour stand in the following lines, await alike the invincible hour। तो इस पोएम में इनविंसिबल आवर जो है वो डेथ के लिए डिनोट किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31, अ सिंबॉलिक नैरेटिव पोएम दैट कन्वे अ सेकेंडरी मीनिंग इज एन। सो एक ऐसा पोएम जो सेकेंडरी मीनिंग भी इंट्रोड्यूस करता है, इस टाइप के पोएम को जो है हम लोग एलेगरी बोलते हैं। एलेगरी एक ऐसे टाइप का पोएम है जिसमें एक लाइन के डबल मीनिंग होते हैं, एक सरफेस मीनिंग और एक इंटरनल मीनिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलेगरी। क्वेश्चन नंबर 32, मिल्टन्स लॉन्ग पोएम द पैराडाइज लॉस्ट इज एन। सो मिल्टन का जो लॉन्ग पोएम पैराडाइज लॉस्ट है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है एपिक का, जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1667 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, अ पेयर ऑफ लाइन्स विच एंड राइम्स इन आयम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज। सो एक ऐसा पेयर ऑफ लाइन जो एंड में राइम करे और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाए, उस टाइप के लाइन्स को जो है हम लोग कपलेट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेस एलेजी एडोनेस इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। सो जो सेले का एलेजी है एडोनेस, वो लिखा गया है एक बहुत ही रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के डेथ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom does the moping owl complain in Grace elegy written in a country churchyard। सो जो ग्रे का एलेजी रिटन एक कंट्री चर्चयार्ड है वो कंप्लेन करता है मून को। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द मून। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं, विच साउंड्स वुड नॉट बी एबल टू रोज द रूट फॉर फेदर्स ऑफ द विलेज फ्रॉम देयर ग्रेवयार्ड्स। तो ये लाइन जो है एलेजी रिटन एक कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे द्वारा लिखा गया, उससे लिया गया है। और उसमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा साउंड जो है उनके फॉरफेदर्स को जो है याद नहीं दिलाता है। तो इसमें ऑप्शन है ट्वीटिंग ऑफ स्वेलो, कॉक्स, श्रिल वॉइस, साउंड ऑफ इचोइंग एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 37, द पोएम ओड टू ए नाइटिंगेल वाज रिटन इन। सो जो पोएम है ओड टू ए नाइटिंगेल एक बहुत फेमस ओड है जिसको जॉन कीट्स ने लिखा था, और ये ओरिजिनल लिखा गया था 1819 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, विलियम ब्लैक्स पोएम द टाइगर इज द पार्ट ऑफ। सो विलियम ब्लैक ये जो एक बहुत इम्पोर्टेंट राइटर हैं जो ओरिजिनली रोमांटिक एज के प्रिकर्सर्स माने जाते हैं, और इन्होंने दो फेमस कलेक्शंस ऑफ पोइट्री लिखे हैं, जिसमें से एक है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस और दूसरा है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। तो जो ये पोएम है द टाइगर, ये पार्ट है इनके पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39, लव ऑल अलाइक नो सीजन नोज नॉर क्लाइम द एबव लाइन इज कंपोज्ड बाय।
सो ये जो लाइन है वो जॉन डन के सन राइजिंग से लिया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 देख लेते हैं। द राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी इज सीन इन। तो ये जो राइम स्कीम है ये एक सोनेट का राइम स्कीम है जो 14 लाइन का होता है, और ये राइम जो है वो इटालियन राइटर स्पेंसर्स के द्वारा यूज किया जाता था, सॉरी इटालियन राइटर पेट्रार के द्वारा यूज किया जाता था। तो ये जो है एक पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज आर द फीचर्स ऑफ अ बलाड। सो इसमें बलाड के फीचर्स के बारे में पूछा गया है, और इसमें ऑप्शन ए है इट कंटेन्स टॉक, ऑप्शन नंबर ए है इट कंटेन्स टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, एंड ऑप्शन नंबर बी है इट हैज अ रिफ्रेन एट द एंड ऑफ एच स्टेंजा। तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये दोनों ही फीचर हैं बलाड के, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। 42, एन एशियन मैन वाज डेडिकेटेड टू। सो ये जो पोयम है एन एशियन मैन ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था, और इसको डेडिकेट किया गया है हेनरी बॉलिंगब्रोक को, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोयम एशियन मैन वाज रिटन इन। सो जो पोयम एशियन मैन है ये हेरोइक कपलेट में लिखा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू द। सो इसमें पूछ रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस एज से बिलोंग करते थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे, और रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 1798 से 1837 तक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, इन द लाइन द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द वर्ड कर्फ्यू स्टैंड फॉर। सो इस लाइन में जो कर्फ्यू है वो लिया गया है एक चर्च बेल से, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, इन द पोएम द टाइगर एक्सप्लोर द डार्क एंड डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ। सो इस पोएम द टाइगर में टाइगर एक डिस्ट्रक्टिव नेचर दिखाया गया है गॉड का, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, इन द पोएम द एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड द पोएट स्टूड इन। सो इसमें पूछ रहा है कि इस पोएम द एलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड में पोएट जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेवयार्ड। इस पोएम में जो है जो पोएट है वो एक ग्रेवयार्ड में बैठा हुआ है और अपने पूर्वजों को याद कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, when a shepherd lament for another shepherd it become the origin of। सो एंशिएंट टाइम में जब एक shepherd किसी दूसरे shepherd के डेथ पे रोता था तो वो एक पोएटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया जिसे हम लोग पास्टल एलेजी बोलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शेक्सपियर्स पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड कंटेंस। सो शेक्सपियर के सोनेट में टोटल 14 लाइन्स है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Elegy written in a country churchyard was published in the year। सो इसमें Elegy written in a country churchyard एक पोएम है जिसे ओरिजिनली थॉमस ग्रे ने लिखा था, और ये लिखा गया था 1751 में 1751 में, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो टोटल 50 क्वेश्चंस थे। इस सीरीज में इंग्लिश के अदर भी पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून विथ आवर चैनल। थैंक यू एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।